डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस सब्जेक्ट में आज का टॉपिक है सब डिवीज़न स्कोमाइकोटिना, जिसमें कि स्कोमाइकोटिना में दो सदस्य होते हैं। पहला है एरिसाइफी और दूसरा है क्लेविसेप्स। तो इस समय हम एरिसाइफी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एरिसाइफी के द्वारा क्या होता है कि गेहूं में कीट रोग लगता है या गेहूं में चूर्ण आश्रिता यानी दानों के स्थान पे काले काले चूर्ण भरे रहते हैं। तो हम इस प्रकार से इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में वर्णन करेंगे। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास पायरोमाइसिटीज, ऑर्डर एरिसाइफेलीज, फैमिली एरिसाइफेसी, जीनस एरिसाइफी, स्पीशीज ग्रेमिनिस और वैरायटी ट्रिटिसाई। यानी यह एरिसाइफी ग्रेमिनिस के द्वारा गेहूं में या किसी भी सीरियल क्रॉप में लगता है। यदि हम इसके आवास के बारे में वर्णन करते हैं कि एरिसाइफी एक जैवपोषी एवं अविकल्पी बाह्य परजीवी कवक है, जिसकी जातियों के द्वारा उच्च कोटि के पौधों विशेषकर द्विबीजपत्री तथा कुछ एक बीजपत्री पौधों पर चूड़ी आश्रिता रोग उत्पन्न किए जाते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फैमिली पोएसी में जो है यह रोग अधिक लगता है, जिसके बारे में पहले ही बता दिए हैं कि गेहूं में दानों के स्थान पर चूर्ण भरे रहते हैं, जो कि सफ़ेद या काले भी हो सकते हैं, जिसके द्वारा काफ़ी नुकसान होता है। यदि इसके कायिक संरचना के बारे में वर्णन किया जाए तो इसका कवक जाल परपोषी के पृष्ठीय भागों पर कुछ बिखरे हुए लंबे दीर्घवृत्तज धब्बे के रूप में पाए जाते हैं, जो कि शुरू में सफ़ेद रहते हैं और बाद में भूरे या धूसर भूरे रंग में बदल जाते हैं। इसके कवक जाल छोटे छोटे चूसकांग बनाते हैं, जो कि पत्तियों के ऊपर शुरू में अपना लक्षण प्रकट करते हैं या बालियों में दाने के ऊपर जो छिलका होता है छिलके के ऊपर अपना आक्रमण शुरू करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि चूसकांग दानों के अंदर या पत्तियों के अंदर टिश्यूओं में जाकर के सेट हो जाते हैं और वहीं से अपना भोजन शुरू करते हैं। यदि हम इसके जीवन चक्र के बारे में देखें तो इसमें दोनों प्रकार के यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में देख लेते हैं कि एरिसाइफी में अलैंगिक जनन कोनिडियम के द्वारा होता है, जो कोनिडियम के सिरों पर श्रृंखला में बनते हैं। अर्थात इस प्रकार से ये जो है एक श्रृंखला में यानी लाइन से बनते हैं, जिसमें कि पुराने सबसे ऊपर होते हैं और नए नीचे से निकलते जाते हैं और पुराने ऊपर से धीरे धीरे कटते और फटते जाते हैं, जिसमें से कि स्पोर्स निकल कर वायुमंडल में बिखरते चले जाते हैं। इस प्रकार से इनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है और ये उचित परपोषी और वातावरण मिलने पर एक से अधिक जनन नलिका बना करके अंकुरण करते हैं और अपना पुनः कवक जाल स्थापित कर लेते हैं। यह लक्षण है पत्तियों पर। हम देखते हैं कि पत्तियों पर यह लक्षण साफ साफ दिखाया गया है कि व्हाइट पाउडर यानी सफ़ेद पाउडर के रूप में पत्तियों पर जमा रहते हैं और बालियों के जो दाने के ऊपर छिलका होता है उस पर भी लक्षण प्रकट होते हैं कि सफ़ेद पाउडर के रूप में जमा हो जाते हैं और उसके बाद वहीं से दानों के अंदर अपने हास्टोरिया बना करके सेट हो जाते हैं। जैसा कि इनके कोनिडिया के बारे में साफ साफ दिखाया गया है कि इनका कोनिडिया इस प्रकार का होता है और इनका कवक जाल भी दिखाया गया है। अब इनके लैंगिक जनन के बारे में देख लेते हैं कि एरिसाइफी ग्रेमिनिस में लैंगिक जनन दो अलग अलग प्रभेदों के द्वारा यानी प्लस और माइनस के द्वारा होता है, जिसको कि प्लस यानी पुंधानी और माइनस यानी अंडधानी कहते हैं। इस प्रकार से पुंधानी और अंडधानी आपस में संपर्क स्थापित करते हैं और
पुंधानी के चारों तरफ से अंडधानी घेर लेता है और घेरते घेरते चारों तरफ से घेर करके बंद कर लेता है और आकार में बढ़ना शुरू कर देता है। और फिर बाद में बढ़ते बढ़ते उसके अंदर ढेर सारे स्पोर सेट हो जाते हैं और वहीं से स्पोर्स का निर्माण होता है। और बाद में इसकी भित्ति फट जाने पर वायुमंडल में ढेर सारे स्पोर्स बिखर जाते हैं और उचित परपोषी पा करके अपना जीवन चक्र बिताना शुरू करते हैं। इस प्रकार से सब डिवीज़न स्कोमाइकोटिना का सदस्य एरिसाइफी समाप्त हुआ।